द लास्ट क्लास हम लोगों ने जो है 11.1 सारा डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एसिड बेस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एसिड्स की बात करेंगे कि अब रिएक्शंस, अब हमने जितने भी एसिड्स के बारे में पढ़ा, अब उनके साथ क्या रिएक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास एसिड्स है वो किनसे रिएक्ट करते हैं, या तो वो मेटल से रिएक्ट करता है जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम एक्सेट्रा, और या वो बेस या अल्कलाई से करता है रिएक्ट। जब वो बेस और अल्कलाई से रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3 या MCO3। MCO का 3 का मतलब मेरा नाम कोई कंपाउंड का नाम नहीं है। MCO3 से जब मैं कह रही हूँ तो मेरा मतलब है मेटल कार्बोनेट। इसको M को मैं मेटल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और HCO3 को मैं H में यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसके थ्रू भी हमारा जो है परफॉर्म हो रहा होता है। फर्दर नीचे चलते हैं, हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने मेटल के साथ किया, जैसे सोडियम के साथ कर रहे हैं, हम सोडियम के साथ H2SO4 का करते हैं या HCl के साथ कर लेते हैं, तो ये हमेशा दो प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, जो कि क्या सॉल्ट होगा, NaCl। साथ में जब भी हमने याद रखना है कि कब जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो H2 साथ में लिखना है। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पे H2 है जिसकी वजह से 2HCl बना दिया। अब 2Cl हो गया तो यहाँ पे 2NaCl हो गया, 2NaCl हो गया तो यहाँ पे 2Na हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और भी गिवन है, जैसे कि मैग्नीशियम को HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जिंक और HCl था तो जिंक क्लोराइड बन गया है, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना था, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस ने जो कि प्रोड्यूस होनी ही होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ रिएक्शन तो मैंने यहाँ पे जब सोडियम के साथ लिखा है, ठीक है, सोडियम जैसे मल्टीपल, जैसे सोडियम हो गया, आई थिंक कैल्शियम भी हो सकता है, और भी फर्दर जो इससे रिलेटेड जो बहुत ज्यादा जो की जा सकते हैं, जो ग्रुप 1 2 में है ना, वो बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उसके साथ क्या होता है कि ये बहुत तो कहेंगे एग्रेसिवली, यस, एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी कॉज हो सकती है इन द इन्वायरमेंट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्दर। बस हमें इन चीजों को याद रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे उसने मेंशन किया कि जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl यूज करेंगे ना, तो वो हमें मेटल क्लोराइड देगा, यानी जैसे हमने ऊपर सोडियम क्लोराइड बनाया क्योंकि यहाँ पे सोडियम था हमारे पास, यहाँ पे जिंक है तो जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, जो भी चीज होगी वो क्लोराइड होगी। नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट फॉर्म होगा और सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, जैसे Na, अगर हम लोग सोडियम सल्फेट बात करते हैं वो होगा, या H2SO4, हमारे पास हाइड्रो H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारा MgSO4 बना सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह से। अब हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस एंड अल्कलाई, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पहले भी पढ़ा है कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है या अल्कलाई के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों एक ही चीज में आएंगे, तो वो सॉल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर फॉर्म कर रहा है। और इस ज्यादातर हमें आयनिक इक्वेशन जो फॉर्म करने को दी जाती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की होती है, कि देखो यहाँ पे HCl है जो कि एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है, और इसका फॉर्म किया, उसने क्या किया, NaCl बनाया और साथ में वाटर बनाया। तो अब अगर अब इसके हाइड्रोजन वो आयनिक इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी आयनिक इक्वेशन ये बनेगी, H प्लस प्लस OH नेगेटिव विल फॉर्म H2O, जो कि एक न्यूट्रल आयनिक इक्वेशन है। वाटर किया ना, वाटर फॉर्म हो रहा है, एक हाइड्रोजन आयन दिया और एक हाइड्रोक्साइड आयन दिया, और मिला के क्या बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा न्यूट्रलाइज करता है एसिड और बेस को, जिस वजह से हम लोग उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो उसने हमें बताया है कि अगर एसिड हमारे पास HCl है, ठीक है, बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट बनेगा।
जो भी बेस का, इस चीज को नोटिस किया जा सकता है कि जितने भी सोडियम, पोटेशियम, जो भी कैटाइंस है ना, वो बेस के यूज किए जा रहे हैं। बेस के हम क्या यूज करें? कैटाइंस। और जितने भी एसिड्स हैं, ये सारे एसिड्स है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब का जो हमारे पास कैटाइन, वो जो हमारे पास कैटाइन है, कैटाइन पार्ट आ रहा है, और सॉरी एनाइन पार्ट आ रहा है, वो यूज हो रहा है। सोडियम, यहाँ पे भी सोडियम, ये एसिड कौन सा था? हाइड्रोक्लोरिक, तो क्लोराइड, उसका वो एनाइन फॉर्म कर रहा है। तो इस चीज को एक, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, इसको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि बस ये पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड बनता है, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट फॉर्म होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट फॉर्म होगा। ओके। उसके बाद हमारे पास कार्बोनेट के साथ रिएक्शन आ रहा है। अब मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की जगह बेस होता तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। बट क्योंकि ये कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट बीच में आ रहा है, उसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी एज वेल एज वाटर। ठीक है। इसके अब हम लोग फर्दर भी हमें एग्जाम्पल्स दी होंगी, तो हम उसी को देख लेते हैं। अच्छा, वैसे ये वाली भी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हम लोग कार्बोनेट की एग्जांपल्स अभी फॉरवर्ड करेंगे, पर तब तक ये देख लेते हैं। हमारे पास NaCl है, इसके अंदर जो मेटल है वो हमारे पास बेस और अल्कलाइज आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और जो नॉन मेटेलिक पार्ट है, यानी कि एनाइन पार्ट है, वो हमारे पास एसिड से आ रहे हैं। तो ये वही बात जो मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दी थी, जो उसने हमें दोबारा से जो है वो गो थ्रू करवा दिया। तो ये हमारे पास है कार्बोनेट के साथ। हमारे पास एसिड आ रहा है, एसिड के साथ कार्बोनेट है, तो क्या एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही। ओके। और अगर यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट होता, ठीक है, HCO3 होता, तब भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होने थे। ओके। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में क्या फर्क है? हमें ये पता होना चाहिए कि अब जैसे हम लोगों ने बात की थी कि एक होता है, मैं HCl की बात करूं, ठीक है, जो कि बहुत प्रोसिव होता है, बहुत ही शार्प और डेंजरस होता है। और अगर मैं एथेनोइक एसिड की बात करूं, जो कि बहुत एक वीक एसिड है, इसकी pH 1 होगी, इसकी pH लेट्स से 5 है, जो कि सिग्निफिकेंटली लोअर है। ये ऐसा क्यों है? अब जैसे अगर हमारे पास विनेगर है, विनेगर भी कोई समवेयर ओवर हेयर आ रहा होगा, ठीक है, हमारे पास लेमनेड है, वो भी कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, इन रेंज में आ रहा होगा, जो कि कम होंगे, HCl तो बहुत कम होंगे। वो क्यों कम है? अगर उनमें इशू क्या है? हो सकता है कि मैंने जो सेम अमाउंट है HCl की, उतना ही हम लोगों ने विनेगर यूज किया है, पर विनेगर उतना हार्श नहीं है जितना HCl है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास H+ आइंस है, वो इसमें बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसमें H+ आइंस की थोड़ी सी कमी हो सकती है। ठीक है। ये एक रीजन हो सकती है कि हमारे पास ये इतना शार्प क्यों है और ये इतना शार्प। मैं इस बात की, इस रिमेम्बर, मैं इस चीज को नहीं कह रही कि उसने, हम लोगों ने कितना अमाउंट ऑफ HCl डाला। हाँ, अगर इसमें भी हमने 100 डाला है, 100 सेंटीमीटर क्यूब HCl डाला है, तो इतना ही हम लोग विनेगर भी यूज कर रहे हैं, विनेगर भी हमारा सेम अमाउंट पे है। अमाउंट का बात नहीं करी मैं, एज पॉजिटिव आयंस की बात करी हूँ। जो एज पॉजिटिव आयंस है वो इसके अंदर ग्रेटर होंगे और इसमें लेसर होंगे, क्योंकि जितनी कॉन्सेंट्रेशन, जितनी एज पॉजिटिव आयन, ये हमने थोड़ी सी बात पहले भी डिस्कस की थी कि जितने हाइड्रोजन आयंस ग्रेटर होंगे, उसका मतलब है कि उसके अंदर उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, वो ज्यादा एसिडिटी होगी, और उसका जो पीएच होगी वो लोअर होगी। यानी क्योंकि 1 लोअर है ना 5 से या 4 से, जो भी वैल्यू हो, तो हम लोग जितनी पीएच लोअर होगी उतने एच पॉजिटिव आयन ग्रेटर होंगे। ठीक है। और इस चीज का हम लोगों ने ख्याल रखना है। और अगर अगर मैं कहती हूँ 1 से 2 तक, इसके दरमियान ना 10 टाइम्स का जो है वो फर्क आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कुछ डिसोसिएशन आइंस हैं, जो अब ये क्या होता है कि अब हमारे पास जो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि उनके अंदर एच पॉजिटिव आइंस बहुत ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में है। ये बात तो क्लियर हो गई। जब
ग्रेटर अमाउंट में होते हैं, तो अब जैसे अब हम लोग इनको आइंस में, अब जैसे मेरे पास HCl है, HCl बहुत एक हायर स्ट्रॉन्गर एसिड है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब HCl को हमने आइंस में कन्वर्ट करना है, तो वो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर मैं कहूँ कि ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस HCl में कन्वर्ट हो जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ, ये हम लोग नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। तो ये एक चीज है जो कि हम लोगों ने अभी देखी। तो अगर सिमिलरली हमारे पास लेट्स से कुछ और है, ठीक है, हमारे पास जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है CH3COOH, एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड जो है, जब हमने इसको आयंस में कन्वर्ट किया है, तो ये H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। पर क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव के बहुत थोड़े थे, कि वो दोबारा से कंबाइन हो जाता है, CH3COOH बन फॉर्म कर लेता है, तो ये इतना एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है। तो हमारे पास जितने भी वीक एसिड्स हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो इरिवर्सिबल जो है, रिवर्सिबल रिएक्शंस फॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि डिसोसिएशन जो है यहाँ पर CH3COH में पार्शियली होती है, वीक एसिड्स में पार्शियल डिसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंप्लीट डिसोसिएशन है या कंप्लीट आयोनाइजेशन है, कुछ भी कहा जा सकता है। ओके, अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स मींस पार्शियली, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब है कि इनका लोअर होगी पीएच, एच पॉजिटिव आइंस बहुत ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होंगे, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी, इनका रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। अगर वीक एसिड की बात करें तो इसकी पीएच ग्रेटर होगी, इसके एच पॉजिटिव आइंस कम होंगे, जाहिर सी बात इसकी एसिडिटी भी कम होगी, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन या नहीं होगी, पार्शियल ये होगी, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ओके, आई होप दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड। मूविंग ऑन, 1 सेकेंड। ये उसके अलावा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, ठीक है, और वीक एसिड जो हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, क्योंकि उनके अंदर जो आयंस की, एच पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फ्लो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट एज वो बेटर परफॉर्म नहीं करते। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, फिगर है 11.6। उसको अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे हमें रियलाइज होगा ये हमारे पास HCl है और ये हमारे पास एथेनोइक एसिड है, यानी कि ये हमारे पास वीक एसिड है और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर चौक हमारा डिजोल्व हो रहा है फास्ट वे में, और वीक एसिड में हमारे पास बहुत स्लोली हमें ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है मेजर, जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के अंदर हमें विजिबल हो रहा होता है। की टर्म्स को हम दोबारा से एक दफा एनालाइज कर लेते हैं विद साइज। हमारे पास डिसोसिएशन के अंदर सबसे पहले है द सेपरेशन ऑफ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि आपने, जैसे हमने बात की थी HCl की, ठीक है, HCl को हम लोग जब आयंस में फॉर्म करते हुए H2O की प्रेजेंस में करेंगे ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहाँ पे वही बात की हुई है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हम लोग कहेंगे डिसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएशन हो रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड हैं जिनके जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो सकते हैं, जो एच पॉजिटिव आयंस की उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। वीक एसिड जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और उनकी एच पॉजिटिव की एच आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है, जैसे कि एथेनोइक एसिड और एक्सेट्रा। ओके, तो व्हाट हैपेंस टू आयन इन न्यूट्रलाइजेशन। हमारे पास हमने देखा कि ये अगर एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट इन वाटर बना रहा है, तो हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी हाइड्रोजन आइंस प्लस हाइड्रोक्साइड आइंस विल फॉर्म वाटर, इस स्टेट में हो रहा होगा। ये हमारे पास आयनिक इक्वेशन भी है इसको रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 says define an acid and a base using the ideas of proton H positive ion transfer।
तो अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो हम लोगों ने ये बात पहले पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि जो एसिड्स होते हैं दीज आर प्रोटॉन डोनर, ओके, क्योंकि दीज आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये हम लोग इसके लिए कमेंट जो है वो करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 says write the balance simple equation for the reaction between copper oxide and nitric acid and zinc and hydrochloric acid। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, पहले हम लोग ए का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है वो हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। इट विल रिएक्ट विद HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड। HNO3 के साथ ये रिएक्ट करेगा जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। नाउ एसिड्स यूजुअली सारे हमारे एक्वस फॉर्म में ही होते हैं। तो ये क्या बनाएगा, क्योंकि नाइट्रिक है तो नाइट्रेट बनाएगा, किसके साथ, कॉपर के साथ। तो कॉपर नाइट्रेट हमारे पास जो है वो एक सॉल्ट फॉर्म होगा जो कि एक्वस फॉर्म में ही होगा। और साथ में हमारे पास, अब देखो कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड है। अब मुझे यहाँ पे क्या फॉर्म होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इस चीज को जहन में लाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। जब भी ऐसा सिचुएशन होगी तो उसके अंदर हमारे पास हमारे पास होगा H2O फॉर्म हो रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होगा, तो ये लिक्विड है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसको हमने बैलेंस करना है, चेक करना है कि ये बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास अगर कॉपर को देखें, यहाँ पे एक कॉपर है, यहाँ पे भी एक कॉपर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो एक तो यहाँ से ही मसला आ गया ना, एक यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगाएं, अब देखते हैं, एक कॉपर इट्स फाइन, एक टोटल हमारे पास 2 3 6 प्लस 7 7 ऑक्सीजन है, 2 3 6 प्लस 7 7 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, ओके, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हैं। आई थिंक इट्स बैलेंस नाउ। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको देखते हैं, तो क्या हुआ, जिंक मेटल है, मेटल के साथ ये सॉलिड ही होगा, और साथ में हम लोगों ने HCl लगा दिया जो कि एसिड है, एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये क्या बनाएगा, HCl की वजह से क्लोराइड बनेगा। तो जिंक क्लोराइड हमारे पास ये बन जाएगा जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। और साथ में क्योंकि मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन है तो हमेशा हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। इसको अगर हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो हम देखें सारा कुछ तो ऑलमोस्ट बैलेंस ही लग रहा है। यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे H2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो अब ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 says the ionic equation for the reaction in 2 is this। ये यानी कि जिंक वाली की ionic equation ये है। Explain why this can be regarded as a redox reaction state which reactant has been oxidized। अच्छा, अब हमसे ना ये redox वाले क्वेश्चन को यूज कर रहा है। मैं ऊपर वाली चीजें इरेज कर रही हूँ ताकि मैं बाकी चीजें आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर हम देखें, यहाँ से जिंक ऑलरेडी क्या था, 0। जब वो इस फॉर्म में गया तो अब वो +2 की फॉर्म में चला गया। तो ये अगर हम लोग देखें तो जिंक उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर गया है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया है। और वैसे भी अगर हम देखें, यहाँ पे जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसने अपने साथ हाइड्रोजन आइंस गेन किए, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव आइंस, सॉरी हाइड्रोजन आइंस ने गेन किए, हाइड्रोजन आइंस तो है ही नहीं, ये जो ये H पॉजिटिव आइंस है, कि यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन, ठीक है, उसकी वजह से ये तो मेन चीज है ना। और हमें ये नंबर वो उससे भी पता चल रहा है, इस चीज का हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीडाइज जिंक जिंक हो रहे हैं, जिंक एटम्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं क्योंकि वो उनके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब उससे हमसे कहा ये भी है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं तो हम लोग ये आयन से भी ये भी इसमें दिखा सकते हैं कि ये 1 प्लस से +1 से 0 पे चला गया है, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे रीडॉक्स रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और वैसे भी नजर आ रहा है कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और H पॉजिटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया बाय मेकिंग H2, और यहाँ पे वो जिंक था। तो इस तरह से ये रीडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। Question number 12 says write an equation to show what happens when hydrogen chloride dissolves in water. Explain why an ethanoic acid solution has a lower conductivity than hydrochloric acid of the same concentration। फर्स्ट वाली तो अगर हम लोग बात करें तो उससे कहा है
what happens when hydrogen chloride dissolves in water? Dissolves in water as in वो aqueous form में होगा, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वो उसके अंदर H2O प्रेजेंस है, उसकी H2O की प्रेजेंस है। तो क्या बनाएगा, एक हमारे पास H पॉजिटिव आइंस बनेंगे जो कि aqueous होंगे, और एक हमारे पास Cl नेगेटिव आइंस होंगे, वो भी aqueous होंगे। HCl हमारे पास गैस होगा, ठीक है। तो ये तो हमने ए पार्ट कर लिया। बी पार्ट में देखा है व्हाई एन एथेनोइक सॉल्यूशन हैज लोअर कंडक्टिविटी देन HCl ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब इस चीज को हमें समझना इस तरह है कि हमें पता है HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा आइंस में, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एथेनोइक एसिड जो है वो वीक एसिड है, उसकी वजह से वो पार्शियली डिसोशिएट होगा, और उसके अंदर लेस एथेनोइक में एथेनोइक एसिड में लेस नंबर ऑफ आइंस जो है वो प्रेजेंट होंगे, और क्योंकि लेस नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लोअर है, और HCl की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ आइंस ग्रेटर है, क्योंकि वो completely डिसोशिएट हो पा रहा है। सो दैट्स द मेन रीजन। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने सारा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, so till then we'll end it over here.